नमस्कार मैडम। सर्वप्रथम मैं अत्यंत आभारी हूँ शासकीय श्याम सुंदर नारायण मुस्कान महिला महाविद्यालय का कि इस वेबिनार एक अच्छे विषय पे आपने वेबिनार आयोजित किया और मुझे भी एक अवसर प्रदान किया। प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर स्वाति चांदोरकर, कोऑर्डिनेटर कृष्णा शर्मा और मैडम संध्या देव, इन सभी ने मुझे एक अवसर प्रदान किया है। ये मेरे लिए एक बढ़िया बात है। दूसरी चीज़, आज जो अभी सवेरे से हमने चर्चा सुनी है, साइकोलॉजी और न्यूट्रिशनल, इन दो बातों पे की है। मुझे सामाजिक पक्ष रखना है। मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि सामाजिक सरोकार हमारे बिगड़ गए हैं। अभी 8 मई से ये वायरस आया है वुहान से, और इसका अभी तक एंटी वायरस नहीं बना है। पूरी वैश्वीकृत ग्लोबलाइज जो दुनिया थी हमारी, उसकी पूरी प्रणाली बदल गई है। और वो सामाजिक असुरक्षा के कारण, जो समाज में एक नए रिश्तों की परिभाषा आ रही है ना, उसके कारण ही समाज मनोवैज्ञानिक भी परेशान है, साइकोलॉजी भी परेशान है और न्यूट्रिशनल भी। ये सारी समस्याएं जो मेरे पूर्व के वक्ताओं ने दी हैं, उसका मूल कारण समाज है। समाज में जो एक बदलाव आया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 8 महीने से 7 से 8 बिलियन आबादी जो है एक केबिन फीवर का शिकार है। हमारा सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से टूट गया है। अर्थव्यवस्था चूँकि चरमरा गई है, नौकरियां चली गई हैं। भारत की बात करें तो भारत में सिर्फ 80 लाख जो सरकारी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, ये तो सुरक्षित हैं, लेकिन इनके मन में भी एक भय है कि इंक्रीमेंट लगेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा कि नहीं, कहीं सरकार हमको जॉब से पहले वीआरएस तो नहीं ले लेगी। एक थोड़ा सा है, लेकिन उनके पास उतनी ज़्यादा समस्या नहीं। लेकिन बाकी जो आबादी है, किसान भाई हमारे यहाँ के देश के 20 करोड़ किसान, उनको समस्या नहीं थी, लेकिन 40 करोड़ जो प्रवासी मजदूर थे जो आए हैं, उनका तो हमने दुख दर्द देखा है। तो वास्तव में अभी स्थिति ये हुई है कि समाज जो हमारा था, सोसाइटी जो थी, व्यक्ति के एक संरक्षक थी। पूरे समाज जो है व्यक्ति का संरक्षक होता है, लेकिन आज की स्थिति में यह है कि समाज स्वयं को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये जो पेंडेमिक आया है, इस पेंडेमिक के कारण क्या हुआ है कि हम पूरे एक नया समाज बनाए, जिसे कि आहत समाज कहा जाता है। अभी बीच में एक बात हुई थी, महू में एक समाजशास्त्री हैं DK वर्मा जी, उन्होंने कहा था ये तीसरी स्टेज है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की। पहला ग्लोबलाइजेशन उन्होंने कहा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आया था तब हुआ था, उसके बाद लोगों में बदलाव आया। फिर दूसरा जो है ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने कहा था कि 80 के आसपास हुआ था, जब हमने पूरा टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया था, इंटरनेट वगैरह ये सब चीज़ें आ गई थी। और अब थर्ड जो है, ये इसने फिर पूरी दुनिया बदली है, ये पेंडेमिक है। और उन्होंने कहा था कि कम से कम 2040 तक ये ग्लोबलाइजेशन का दौर चलेगा। वास्तव में देखा जाए, ये जो पेंडेमिक आया है, वुहान से आया है, मैन मेड है या कि नेचुरल है, अननेचुरल है, अभी इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पर ये कहीं ना कहीं इसने हमारी पूरी संरचना बदल दी है। इसके पहले आपने देखा होगा, पिछले करीब 30 साल से हम ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई थी। हमारा पहनावा, रहन सहन सब कुछ बदल गया था। हम अति उसमें रह रहे थे, टेक्नोलॉजी को हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था। आपको बताऊंगा, एक जर्मन के समाजशास्त्री हैं हैबरमास, उन्होंने 1985 में कहा था कि हम जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को उपयोग करेंगे, हमारी रैशनैलिटी, मनुष्य की जो तार्किकता है, उसका महत्व, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। मनुष्य की जो तार्किकता है वो खत्म हो जाएगी। पूरी तार्किकता किस पे चली जाएगी? तार्किकता क्या करेगी? तकनीकी कुशलता को बढ़ावा देगी। वो उन्होंने 85 में कहा था। और देखिए 35 साल आते आते स्थिति ये आ गई है कि हमारी जो है तार्किकता खत्म होती जा रही है। हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात आ रही है। आज भी देखिए हमारे कार्यक्रम जो चल रहा है, एक टेक्नोलॉजी के बल पे चल रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमको मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन वहीं आप देखिए इस वायरस के कारण एक नया संदेश ये आया है, राज्य जो है, स्टेट का रोल बढ़ गया है। उसने पूरी सिविल सोसाइटी, हमारे निजी जीवन को कंट्रोल कर लिया। आज हम सरकार के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, सरकार के रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हैं। सरकार कह रही है कि आप लॉकडाउन कर दीजिए, आप एंथ्रोपोस में चले जाइए। सरकार ने कहा कि इतनी बजे से इतने बजे तक आप बाज़ार में जा सकते हैं। सरकार तय कर रही है कि कब स्कूल खुलेंगे, कब कॉलेज खुलेंगे। सरकार ने तय करा, शिक्षाविदों ने, किसी प्रिंसिपल ने, किसी वाइस चांसलर ने तय नहीं किया, सरकार ने ही खुद तय करा कि आपकी परीक्षा कैसे होगी। आपको जितने पेपर हो गए, उसके बाद वाले पेपर, फाइनल ईयर के पेपर होंगे, वो भी बच्चा घर में बैठ के लिखेगा। आपको उन्होंने कह दिया कि आपको 50% क्लास ऑनलाइन लेना पड़ेगी, 50% क्लास आपको लेना। अभी भी तय नहीं कॉलेज कब से खुलेगा, अभी एडमिशन के दौर में बुला लिया गया है, उसमें भी निश्चित नहीं। अर्थात
हमारी जो निजता थी, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। सरकार ने कहा, पहले भी समाज का था, जितना भी विकास हुआ है, कि समाज सामूहिकता में चलता है, समूह में रहना चाहिए। सरकार कह रही है कोरोना के कारण आप सामूहिकता में मत रहिए, अकेले रहिए। हमारे यहाँ सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, उसी के कारण एक केबिन फीवर आया है। हमारा पूरा सामाजिक ताना बाना टूट गया। सरकार ने तय कर दिया है, अगर किसी के यहाँ रिश्तेदारी में अगर कुछ गमी हो जाती है, आप जा नहीं सकते। मेरी एक रिलेटिव्स हैं, करेली में थी, उनकी डेथ हुई। उनके बेटे यहाँ जबलपुर में थे, अपनी माँ के संस्कार में उनको बहुत मुश्किल में जाने को मिला। उन्होंने पूरे एविडेंस दिए, तब जाके उनको करेली, वो लॉकडाउन पीरियड में, अप्रैल की बात है, तब की बात कर रहा हूँ। हम लोग तो खैर शामिल ही नहीं हो पाए। मैरिज के लिए प्रतिबंध है कि आप 50 से ज़्यादा नहीं ले सकते। कुछ परिवार में जानता हूँ, उनके यहाँ उनके परिवार के ही 250-250 लोग रहते हैं। वो रास्ता देखते हैं कि इसकी शादी होने वाली है, इसकी शादियों में इकट्ठा होना है, जो कपड़े खरीदते हैं, नई ड्रेसेस बनाते हैं कि हम यहाँ पहनेंगे। अब वो सब खत्म हो गया। ये महिला कॉलेज है, अधिकतर प्रतिभागी इसमें महिलाएं। फिर भी मैं कहना नहीं चाहिए, कहूँगा अभी तक हमारा ट्रेंड था कि सभी महिलाएं जो हैं बिना मेकअप के घर के बाहर नहीं निकलती थी। 95%, 5% तो छोड़ दिए, 95% निकलती थी। पर आप देखिए, पैंडेमिक ने कहा है कि आप मास्क लगा के चलिए, तो सबको अपना वो है, तो बदलाव आ रहा है ना। दूसरी चीज बीच में बात आई कि स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ने के एक कारण यह है, मनुष्य कभी भी हमेशा, हर आदमी, चाहे वो आदिम अवस्था में प्रिमिटिव मानव हो या फिर उसके बाद एग्रीकल्चर वाला हो या अभी का हो मानव इंडस्ट्रियल, सभी को हमेशा वो चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। आज़ादी क्या है? आपकी आज़ादी छिन गई है, आपको प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित करने के कारण आपने देखा होगा कई सर्वे आए, खाली इंडिया नहीं, भारत के भी कम से कम 3/4 लोग टोटल हमारे, जैसे जबलपुर की बात करूँ या कहीं भी, हमारे यहाँ 3/4 लोगों ने कहा हम फाइन देंगे लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। बोले हमको मास्क नहीं लगाना, वो फाइन दे रहे हैं, रोज हो रहा, 100 रुपये से लेकर 200 रुपये का फाइन दे रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश ने कहा कि रोको टोको अभियान चलाया कि आप जो बिना मास्क के आएगा उसको आप मास्क भी दीजिए और 200 रुपये का फाइन करिए। बहुत से लोग अभी भी हम ले लेंगे, फाइन देंगे। आपने देखा होगा हेलमेट नहीं लगाते लोग और फाइन देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हुआ, लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में नहीं निकलना, पर वो निकलते थे। मैंने देखा लोग जाते थे, कहाँ, नर्मदा जी में जाते थे, आरती करने जाते थे। बंद है, क्यों जा रहे? तो मतलब आप पे जब प्रतिबंध लगाया जाता है, एक सामाजिक प्रवेश है कि मनुष्य हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन उसको अगर प्रतिबंधित किया जाएगा तो वो उल्लंघन करेगा। आपको एक दृष्टांत देता हूँ कि आप देखें, हमारे यहाँ के धार्मिक कार्य पूरे बंद हो गए। कोई भी पूजा पाठ नहीं हो रहा है, चाहे वो महावीर जयंती हो, चाहे ईस्टर हो या गुड फ्राइडे हो, रामनवमी हो, आपकी नवरात्रि हो, आपके मुहर्रम, ईद, ये सब। यहाँ तक कि देखिए गणेश पूजा, जो कि पूरे पिछले 100 साल से चल रहा है, लोकमान्य तिलक जी ने राष्ट्रीयता के लिए गणेश पूजा स्टार्ट कराई थी। जबलपुर भी वो 1917 में आए थे और यहाँ पे स्टार्ट करा था कि महाराष्ट्र स्कूल में होगा, कार्यक्रम होते थे, लेकिन इस बार पूरे शहर में सिर्फ घर में रखे जा रहे हैं। तो उसमें हो रहा है, उसमें भी कह दिया आप विसर्जन नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें, हमारे त्यौहार जो हमको जोड़ते थे, हमारे संबंध इकट्ठे होते थे, लोगों में एक स्ट्रेस की जो बात हो रही ना, अकेले रहने के कारण स्ट्रेस हो रही। जब तक व्यक्ति समूह में नहीं रहेगा, समूह में रहने से व्यक्ति अपने एंजॉय करता है, सामूहिकता में रहता है, मैरिज वगैरह में इकट्ठे रहता है, तो दुख, किसी यहाँ गमी हो गई उसके यहाँ कोई जा ही नहीं रहा है। और दूसरा एक इसका दुष्प्रभाव ये हुआ है कि अभी इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं अब वो पहले के जैसे नहीं रहे। अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, कलकत्ता की बात करता हूं मैं, कि वहां पे कुछ परिवारों में पिता की डेथ हो गई। अब बच्चे मुखाग्नि नहीं दे रहे। हालांकि पेंडेमिक में ये तय है, कोरोना में जो जिसकी डेथ होती है सरकार ले जाती है डेड बॉडी, लेकिन शव यात्रा में या वहां पे जाने में, मुखाग्नि देने में परिवार वालों को बुलाया जाता है। कुछ बच्चों ने अपने पिताजी को मुखाग्नि नहीं दी। अब बताइए कहाँ है? पहले होता था कि बच्चा ही देगा। अगर घर में 3 लड़के हैं तो तीनों में रहता था कि पहले करेगा कि दूसरा, तो फिर था कि भाई बड़ा बेटा करेगा। अब बच्चे मुखाग्नि नहीं दे रहे हैं। ये एक तरीके से काल बनकर आया है। सामाजिक रिश्ते हमारे जो हैं, वो सामाजिक रिश्ते तो टूटे, लेकिन हमारे ब्लड रिलेशन जो है, खून के रिश्ते, वो भी अब उतने अच्छे नहीं रहे। अब ये रिश्तों में एक बार जो दूरी आ जाती है, वो आप देखिए उसको दोबारा आने में बहुत लंबा समय लगता है। कब आएगी, पहले की स्थिति में लौटेगी कि नहीं लौटेगी। दूसरी चीज़, आर्थिक असुरक्षा बहुत बढ़ गई है। लोगों की नौकरी चले गई, बिजनेस चले गए। वेडिंग इंडस्ट्री जो भारत की थी, वेडिंग इंडस्ट्री आप मानेंगे नहीं, 800 करोड़ की वेडिंग इंडस्ट्री थी।
जनवरी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरे एक साल में जो रहता था, वो लोग कहते थे हर साल 800 करोड़ का बिजनेस करते थे। लेकिन अभी 1 जनवरी से आज आपका 30 अगस्त होने आ रहा है, यानी 8 महीने खत्म हो गए हैं, अभी 4 महीने बचे हैं आपके। इन 8 महीनों में सिर्फ 100 करोड़ का बिजनेस हुआ है। मध्य प्रदेश में भी ये हालत है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारा सिस्टम बदल गया है। तो ये हालत खराब, होटल बंद है। लेकिन कहीं भी अभी एक इसी प्रकार से हमारे स्कूल कॉलेज हैं, आपने कह दिया कि परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं, प्रोटेक्टेड ग्रेड बना दिया जाए, टीचर असाइनमेंट कर दिया जाए। ये सारे अकादमिक परिसर अगर आप बाहर करेंगे, अभी स्थिति ये हो गई कि अकादमिक परिसर जो हमारे कैंपस है उसके बाहर शिक्षा देना है। आपने देखा होगा पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा होती थी, एक स्पोर्ट्स का, स्कूल में तो होता ही था, स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, बच्चे खेलते थे और स्पोर्ट टीचर होता खिलाते थे। तो पढ़ाई के साथ साथ जितना तनाव रहता था, खेलने से उनका तनाव बंद हो जाता था। फिर इसके बाद धीरे धीरे स्पोर्ट टीचर खत्म हुए, कॉलेज में भी ये चीज़ हुई और हमारी जो स्पोर्ट्स था वो किस में चला गया, खेल अकादमियाँ बन गई, एकेडमी बन गई। बच्चा वहाँ जाता था, जो अफोर्ड कर पाता था एकेडमी में जाता था। अब आप कैंपस बंद कर देंगे, बच्चे कैंपस में आएंगे नहीं, घर में बैठेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो खेल भी नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकल स्ट्रेस खत्म हुई है, फिजिकल तनाव बढ़ेगा, आपके फिजिकल एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आप देखिए पहले खेती होती थी, खेती करने वाला व्यक्ति को कहीं घूमने नहीं जाना पड़ता था, जिम में नहीं जाना पड़ता था, कोई एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता था, ना किसी प्रकार के रोग होते थे, ना किसी प्रकार की बीमारी होती थी। जब आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करा, खेती में प्रयोग करा, तो हमारे गांव के किसान भी बीमार पड़ने लगे, उनको भी ब्लड प्रेशर का शिकार होने लगे, वो भी डायबिटीज़ का शिकार होने लगे। हमने टेक्नोलॉजी किया तो हम सभी कहीं ना कहीं हमको जिम जाना पड़ रहा है, हमको मॉर्निंग में घूमने जाना पड़ रहा है। बच्चे जो स्पोर्ट्स में जाते थे, आजकल जब से मोबाइल इंटरनेट आया, पिछले 15 साल से बच्चे घर में बैठ रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग कर रहे हैं, वो उसमें नहीं है डिपेंड, वो खेलते ही नहीं है। कॉलेज से आते हैं, होमवर्क करना है उनको, कोचिंग की तैयारी करने, अगली तैयारी, तो वो पूरी तरह इंटरनेट में रहते हैं। अब अगर आप इंटरनेट से पढ़ाई करवाएंगे, आप जो है पूरी स्टडी हमारी जो बदल जाएगी, स्कूल इंटरनेट से चलेगा। अभी भी आप देखिए क्या हालत है, अभी जबलपुर का इस बता रहा हूँ कि जबलपुर के 75% स्कूलों में इंटरनेट ही नहीं है। ये सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट नहीं। आप भी देखिए, आपने जो गूगल मीट से कराया है, इसमें बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है, कंटिन्यूशन में नहीं चल सकता। तो टेक्नोलॉजी को आपको पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स आप काम करेंगे। जब रोबोट में किसी प्रकार की सेंसेशन नहीं होता, उसमें भावनाएं नहीं होती, फीलिंग नहीं होती हैं, तो वो कैसे काम करेगा। हम शैडो एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हम शैडो मार्केटिंग की ओर बढ़ रहे हैं, आभासी दुनिया में जीत रहे हैं। जो आभासी दुनिया है, ये धीरे धीरे अविश्वास पैदा करती है। आज ये स्थिति है कि अगर कहीं किसी मोहल्ले में एम्बुलेंस आ जाती है, तो आप देखेंगे पूरे के पूरे मोहल्ले में शक, अरे किसके यहाँ आई एम्बुलेंस, क्या हुआ है। उससे दूरी, अभी मेरे यहाँ, मेरे घर के सामने वाले फ्लैट में, बिल्डिंग में कल ही 2 पेशेंट आए हैं, वहाँ पूरी खबर फैल गई। आज पेपर वाले आए, वहाँ उनने पेपर ही नहीं फेंका, जबकि पेपर फेंक देते थे, पेपर नहीं फेंका। दूध वाला दूध देने नहीं जा रहा। अब उसमें उस व्यक्ति की क्या गलती। अगर किसी को हो गया कोरोना, तो उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं, लेकिन उसके साथ लोग बाग भेदभाव कर रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं। होम स्कूलिंग शुरू जरूर हुई है, लेकिन अभी भी भारत के ही 32 करोड़ जो छात्र हैं अनिश्चय की स्थिति में हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि नौकरी मिलेगी, पढ़ाई पूरी होगी, आगे जाएं कि नहीं जाएं। पूरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ शैक्षणिक व्यवस्था हमारी चौपट हो गई, सामाजिक व्यवस्था भी हमारी चौपट हो गई है। हम बोल जरूर रहे हैं, शिक्षक और छात्र संवाद जो है आभासी होगा। जब तक क्लास टीचिंग नहीं होगी, क्लास में आई कांटेक्ट जब तक शिक्षक का अपने छात्र से नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आभासी करेंगे, हम यहाँ पे घर बैठ में दे रहे हैं। अभी समस्या क्या हो रही है, अब देखिए, हर किसी को वर्क फ्रॉम होम जो हो रहा है, उसके भी दुष्परिणाम आ रहे हैं। जैसे मैंने ये रूम रखा है, अभी आज संडे है, लॉकडाउन है, तो सब्जी वाले नहीं आते, नहीं तो जिस रूम से मैं कर रहा हूँ, अभी यहाँ अगर सब्जी वाला चिल्लाएगा, वो आवाज़ लगाएगा, तो उसकी आवाज़ भी इसमें जाएगी, आप लोग बोलेंगे डिस्टर्बेंस हो रहा है। घर में मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो मैंने मिसेस को बोल के रखा है कि आज खाना तुम पहले बना लेना 12 बजे के पहले, क्योंकि कुकर की सीटी बजेगी, यहाँ डिस्टर्बेंस होगा। अब बच्चे जो पढ़ते हैं, तो अभी हमारे 2 BHK के घर हैं, तो उसमें अब हमको वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको एक रूम बनाना पड़ेगा, बच्चों के लिए एक रूम बनाना पड़ेगा, वैसा एनवायरनमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप ये एनवायरनमेंट नहीं करेंगे, आप वर्क फ्रॉम होम कर ही नहीं सकते। इसीलिए आप देखिए तनाव बढ़ रहा है। हैदराबाद में तो केस हुआ है, कुछ महिलाओं ने कहा है कि वो उन्होंने कोर्ट में गई हैं,
कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, पतिदेव घर में है, तो वो पूरे ऑफिस का काम कर रहे हैं और हमको मना करते हैं कि आप किचन का काम नहीं करें, क्योंकि छोटा घर है, किचन में खटपट होती है, बिना हल्ले के हम कैसे काम करें। तो वर्क फ्रॉम होम से भी तनाव बढ़ रहा है, वो भी एक है। दूसरी चीज़ एक और आया, देखिए टेलीमेडिसिन। डॉक्टरों ने कहा है कि आप मत आइए टेलीमेडिसिन। फ़ोन पे पहले भी हमारे यहाँ वैद्य जो था नाड़ी देख के करता था, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते थे। ना आज कोई की नाड़ी देख रहे हैं, ना स्टेथोस्कोप देख रहे हैं। अब ऐसे में आप सोचिए भला, टेलीमेडिसिन हमने फ़ोन पे डॉक्टर को बता दी अपनी बीमारी, फ़ोन पे सुन के डॉक्टर क्या इलाज करेगा, उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, ये तो आप आगे की देना है कि क्या होगा। लोग आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में दुष्परिणाम आएंगे। दूसरी चीज़, अभी स्थिति ये हो गई, मैंने पहले ही कहा, राज की दखलंदाजी बढ़ रही है, हमारी निजता खत्म हो रही है, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो रही है। अभी ये स्थिति है कि आने वाले दिनों में आपको एक सर्टिफिकेट भी अभी आपको दे दिया कि आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु होना चाहिए। आरोग्य सेतु बताएगा कि आप कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं। अगर मैं मान लीजिए आपके कॉलेज आता हूँ, गर्ल्स कॉलेज नरसिंहपुर आता हूँ, और मेरे आरोग्य सेतु में अलार्म बज जाती है, तो मैं तो वापस चला जाऊँगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई कोरोना पेशेंट है, भले ही ना हो। पर आप आरोग्य सेतु से, मतलब आपके मोबाइल में जो आरोग्य सेतु वो चला रहा है, गवर्नमेंट आपको गवर्न कर रही है, गवर्नमेंट के आधार पे आप चल रहे हैं। तो आज ये स्थिति हो गई, बहुत से हॉस्पिटल जो अभी अनलॉक पीरियड शुरू हुआ है, तो हॉस्पिटल जब चालू हैं, अब वो कहते हैं पेशेंट को पहले कोरोना टेस्ट करते हैं। किसी को ऑपरेशन कराना है, किसी को कुछ कराना है, बीमार है, तो वो पहले कोरोना टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये जो अविश्वास है, ये एक खतरनाक है सामाजिक परिवेश में। ये इसका बहुत ही, जो जितनी भी बात हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल वाले बात कर रहे हैं, ये वास्तव में जब तक हमारा सामाजिक परिवेश नहीं सुधरेगा। हालांकि न्यू नॉर्मल में हम आ गए, सामान से अब नौ सामान की ओर हम बढ़ रहे हैं, और नौ सामान की जो स्थिति है, न्यू नॉर्मल जो है, उसमें आने में अभी लंबा समय लगेगा। और जब तक लंबा समय नहीं होगा तो तनाव और एंजाइटी और जो मानसिक प्रताड़ना, ये सारी स्थितियां बने रहेंगी। घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है। आज आप देखिए, वर्क फ्रॉम होम आपने बात की है, सब्जी वाला कैसे करेगा? हर कोई सब्जी वाला आपके होम डोर डिलीवरी नहीं कर सकता। बहुत से काम हैं वो जो फुटपाथ पे काम होते वहीं होंगे ना, घर से नहीं हो सकते। इन सब के लिए तो उनके साथ एक समस्या है। तो जो हमारा ये पेंडेमिक में आया, एक वाकई में बहुत ही क्रूशियल है। अभी कम से कम 2 साल कि आप देखिए, जब तक टीकाकरण नहीं हो जाता, वैक्सीन नहीं आ जाती है, उसमें भी रहेगा। आपको अभी स्कूल कॉलेज में हम लोग पूछते हैं ना, आपसे सबसे आधार कार्ड मांगते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको ये देना पड़े, एक नंबर देना पड़े कि हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है। जो वैक्सीन अभी आप क्या है, टेम्परेचर लेके अंदर आने दे रहे हैं ना, अभी एडमिशन चल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, हम उनका टेम्परेचर देखते हैं। जिसका टेम्परेचर अधिक होता है 99 से, हम उसको वापस कर देते हैं। हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं। आने वाले दिनों में जब वैक्सीन हो जाएगी तो हमको वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं। तो ये आपको राज की स्थितियां जो बढ़ रही हैं, राज की दखलंदाजी जो बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी सिविल सोसाइटी पे, जो निजी जीवन पे है, वो सरकार के द्वारा रिमोट किया जा रहा है। वो एक खतरनाक स्थिति है। और हम देख रहे हैं कि क्योंकि हमारे धार्मिक प्रतिबंध भी हुआ ना, आज देखिए 104 साल की परंपरा टूटी है कि यहाँ पे बृहद स्तर पे सामूहिक रूप से गणेश जी नहीं रखे जा रहे हैं, उनका विसर्जन नहीं होगा। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक परिवेश जो है, आने वाले न्यू नॉर्मल में हमको सोसाइटीज़ को चेंज करना पड़ेगा। सभी समाजशास्त्री कह रहे हैं वास्तव में कोरोना समाज के लिए काल के रूप में आया, क्योंकि आज का समाज जो हमारा हो गया वो एक आहत समाज हो गया है। आज समाज व्यक्ति का संरक्षक नहीं रहा, बल्कि समाज स्वयं अपने को बचाने की जद्दोजहद में कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। और इसलिए आप देखें, हैबरबास ने 1985 में जो कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, जितना ज़्यादा प्रौद्योगिकी को अपनाएंगे, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी को अपनाने से मनुष्य की तार्किकता जो है, रैशनैलिटी जो है, वो ख़त्म होगी। और रैशनैलिटी का महत्व खत्म होने से क्या होगा कि वो तकनीकी कुशलता तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे सामाजिक संबंध, सामाजिक सरोकार खत्म हो जाएंगे। ये वास्तव में एक कोरोना युद्ध है। ये तीसरा वर्ल्ड वॉर है। पहला वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था, फिर 44 में सेकंड हुआ था। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है। लेकिन आप देखिए, पहले के जो वर्ल्ड वॉर थे उसमें आपका शत्रु क्या करता था, छुप के वार करता था। शत्रु जो है आपकी जानकारी में रहता था, लेकिन वो कहीं किस तरह से आप वार करें। लेकिन इस बार का जो हमारा शत्रु है, हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि शत्रु, क्योंकि अदृश्य है, अदृश्य शत्रु से लड़ना हमारे लिए बहुत ही है। अप्रत्याशित वार से तो हम बच सकते हैं,
लेकिन अदृश्य शत्रु के वार से बचना बहुत मुश्किल है। और अभी समाजशास्त्रियों पे सबसे ज़्यादा संकट है कि उनको नए नए नॉर्म्स लाना पड़ेंगे। सोसाइटी चूँकि समूह में होती है, समूह से हमको अलग कर दिया जाएगा। पहले भी कई स्टडीज़ आई हैं, अगर किसी बच्चे को आप उसके घर से बाहर कर दें तो आप देखेंगे वो नहीं रह पाता। अभी जो समस्या घर में जो घरेलू हिंसा हो रही है उसका मूल कारण क्या है? आपने देखा होगा कोटा जैसे कोचिंग संस्थान बंद है, तो जो बच्चे कोचिंग संस्थानों में रहते थे अब घर में आकर रह रहे हैं, तो कुछ दिन तो परिवार में बहुत अच्छे से रहे। जो सिलिकॉन वैली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में जो बच्चे कंप्यूटर में जो जॉब कर रहे थे वो जॉब से घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब उनके साथ में पारिवारिक संबंध बिगड़ गए, क्योंकि वहाँ वो फ्रीडम से रहते थे, वो मौज मस्ती के साथ रहते थे, बच्चों के साथ वो बाइक में घूमते थे। लेकिन यहाँ घर में आपको बंद होकर रहना पड़ रहा है, आपको घर में बंद रहना, माता पिता के संरक्षण में रहना पड़ रहा है। बेंगलोर में, कोटा में बच्चा फ्री था, वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहता था, लड़के लड़कियां घूमते थे, सभी कुछ दायरे में था, फ्रीडम के उसमें था। लेकिन घर में जब आया वो 25 मार्च के बाद जैसे जैसे आया तो देखिए उसके प्रतिबंध बंद रहना पड़ रहा है, उसको अपने माँ बाप के दबाव में रहना पड़ रहा है। तो आजकल मिसबिहेव, बच्चे भी मिसबिहेव कर रहे हैं बच्चों से, माता पिता भी। पत्नी परेशान है कि हमारे पति तो जाते थे, अब आजकल नहीं। मैं एकदम समय बाहर रहता था, मेरी वाइफ ही, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, वाइफ बोलती है तुम्हारे आजकल टूर नहीं निकल रहे हैं। पहले मैं जाता था कॉलेज के टूर से, जैसे किसी कॉलेज में प्रोजेक्ट वाइवा लेने जाना है, परीक्षा लेने जाना है, PhD वाइवा लेने जाना है, किसी सेमिनार में जाना है। इस साल तो मैं कहीं गए ही नहीं। तो मिसेज भी अब परेशान हो गई, बोली तुम तो पूरे टाइम घर में रहते हैं। जब से 4 अगस्त से शुरुआत हुई है कॉलेज जाने की तो थोड़ा पर समस्या हो गई कि मैं कॉलेज से आता हूँ, पहले नहाओ, ये सब करो। तो ये देखिए थोड़ी चीज़ है। तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ है, जो न्यू नॉर्मल की ओर हम बढ़ रहे हैं, नव सामान की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें अभी कम से कम 2 साल लगेगा। और जब तक सामाजिक सरोकार हमारे नहीं बदलेंगे, अविश्वास खत्म नहीं होगा, समाज में जो एक भय का वातावरण है, चूँकि समाज जो है हमारा संरक्षक रहता है, हमको ग्रुप में ही रहना पड़ेगा। ये बात सही है, पहले की वक्ताओं ने कहा मास्क लगा के रहिए, ग्रुप में मत रहिए, दूरी रहिए। लेकिन हमको कहीं ना कहीं आभासी दुनिया से हमको वास्तविकता में आना पड़ेगा। और जब हम वास्तविकता में आएंगे, सरकार के नियम कायदे जो हैं, जो बताया कि मास्क लगा के रहिए, आप उसमें रहिए, सैनिटाइज करके रहिए, लेकिन एक दूरी के साथ रहेंगे। हम जब तक आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो आप देखेंगे ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अभी नया ट्रेंड आया, अब देखिए छत में आप, हमारे यहाँ रूफ हो गई है, घरों की छतें, जितने भी बड़े बड़े शहरों में छतों में हमारे फंक्शन हो रहे हैं, लोग आप वहीं से मिलजुल रहे हैं, वहीं से विशिष्ट कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी हो रही है। रूफ सोसाइटी जो क्लियर हुई है, हमारी छत संस्कृति जो आई है, रूफ कल्चर आया, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और इसमें अभी एक संकट का दौर है, ये बात तो सही है। हम सबको इसमें कहीं ना कहीं जो चुनाव, ये तकनीकी या वायरस जो है, बायोलॉजिकल है, जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है, बायोलॉजिकल अटैक जो है, ये एक संकट आया है, इसमें हमको समाधान ढूंढना पड़ेगा। और ये समाज के साथ रह के सामूहिकता में ही निकलेगा। अगर हम अकेले हो जाएंगे, अकेले रह के टेक्नोलॉजी के आधार पे हम जिएंगे, तो वो मैं नहीं समझता कि साधारण स्थितियाँ बहुत जल्दी होंगी। टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए, उसमें नो डाउट। अभी भी आप देखिए टेक्नोलॉजी में क्या है कि मात्र 10% लोग ही, गाँव में भी अभी सिर्फ 10% के पास ही इंटरनेट है, 90% गाँव में इंटरनेट ही नहीं। वो बच्चे कैसे करेंगे, वो महिलाएं कैसे करेंगी? दूसरी चीज़, शहर में 24% में मात्र है आपका इंटरनेट, आप कैसे करेंगे? तो मैं अत्यंत एक अच्छा विषय सुना आपने कि उसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी रखे, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी रखे, सोशल एस्पेक्ट भी रखे। और पुणे में शासकीय श्याम सुंदर नारायण मिश्रान महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय के अत्यंत आभारी हूँ, उसने मुझको एक अवसर दिया जिससे कि मैं आपके साथ सामाजिक पक्ष के बारे में यहाँ रख सकूँ। मैडम संध्या देव, मैडम कृष्णा शर्मा और चांदोरकर मैडम का मैं अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया। और इसमें चाहूँगा कि अगर कोई आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप प्रश्न रख सकते हैं, मैं सहज उनके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और पुनः आप सभी का मैं अत्यंत आभारी हूँ।